स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ आर्ट्रियोल्स इन वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड वेजोडाइलेशन। आर्ट्रियोल यानी कि हमारी ब्लड पाइप, इसको बनाने वाली मीडियल लेयर को कहा जाता है ट्यूनिका मीडिया। और ये लेयर एक्चुअली मसल्स से बनी हुई लेयर होती है और उन मसल्स को हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी होती है और अपनी इसी एबिलिटी की वजह से ये रेगुलेट कर रहे होते हैं द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू अ ब्लड वेसल। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन को पहले हम समझते हैं। वेजो का मतलब होता है वेसल यानी कि पाइप, और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है नैरो हो जाना, मतलब कि तंग हो जाना। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में डिक्रीज आ जाता है डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल में, मतलब कि जो हमारी पाइप होती है जो नॉर्मल डायमीटर के साथ होती है, तो ये अगर तंग हो जाती है तो इसको हम वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। ऐसे क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है ऑफ स्मूथ मसल्स। अब अगर पाइप का डायमीटर डिक्रीज हो गया है तो इट मीन के वहाँ से जो ब्लड फ्लो करेगा तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। उनमें से एक है एपिनेफ्रीन और दूसरा है नॉर एपिनेफ्रीन। ये जो हार्मोन्स है ये एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। एपिनेफ्रीन मोर पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नॉर एपिनेफ्रीन। इसी तरीके से अगर हम वेजो डायलेशन को समझे तो वेजो का मतलब होता है वेसल और डायलेशन का मतलब होता है वाइडनिंग, मतलब कि जो डायमीटर है उसका इंक्रीज़ हो जाना, इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल, क्योंकि रिलैक्सेशन हो जाती है स्मूथ मसल्स की। इस तरीके से डायमीटर इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब डायमीटर इंक्रीज़ हो जाता है तो इट मीन कि ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ हो जाती है। और जो हमारी बॉडी में वेजो डायलेटर्स के तौर पे काम करने वाले डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं उनमें से एक पेप्टाइड की कैटेगरी आ जाती है, और उनमें से काइनिन एक बहुत बड़ी क्लास है। इसमें से ब्रेडिकाइनिन्स और हिस्टामिन ऐड हो जाते हैं। ये दोनों आपने इम्यून सिस्टम में भी पढ़े हुए होंगे कि ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कॉज कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहे होते हैं। तो ये प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल से, और जब ये प्रोड्यूस हो जाते हैं उसके बाद या तो ये ब्लड में आ जाते हैं और या ये टिश्यू फ्लूइड्स में आ जाते हैं। इसी तरीके से लिपिड्स की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला एक दूसरा वेजोडाइलेटर है जो कि ज़्यादातर वेजोडाइलेटर के तौर पर ही काम करता है। उसमें से एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं। मोस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन्स वेजोडाइलेटर के तौर पे काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर के तौर पर काम करते हैं। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कब होती है या वेजो डायलेशन कब होती है, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट नीड्स पर डिपेंड करता है। कभी हमें किसी जगह पे ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए होता है तो वहाँ पर हम वेजो डायलेशन कॉज करा देते हैं। कभी हमें ब्लड फ्लो किसी किसी टिश्यू की तरफ, किसी किसी ऑर्गन की तरफ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, तो विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंसेज हम वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है तो उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब हम इस टेबल को भी समझ लेते हैं। टेबल शोइंग ब्लड फ्लो इन मिलीलीटर पर मिनट, मतलब कि जब हम रेस्टिंग की कंडीशन में होते हैं, रिलैक्स होते हैं, या जब हम बहुत सवेर किस्म की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो इन दोनों डिफरेंट सिचुएशन में हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को डिफरेंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा हार्ट है, तो जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं, मतलब रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, तो उस टाइम तो हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मल हमने बीटिंग कर रहा होता है, तो इसलिए 250 ml पर मिनट हमारे हार्ट को सप्लाई जा रही होती है रेस्टिंग की कंडीशन में। जबकि एक्सरसाइज में हार्ट का काम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए तब हम एक्सरसाइज की कंडीशन में हार्ट को ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि 750 मिलीलीटर पर मिनट हो जाती है। किडनीज़ की तरफ रेस्टिंग की कंडीशन में ज़्यादा ब्लड जा रहा होता है, क्योंकि रेस्टिंग की कंडीशन में डाइजेशन का प्रोसेस इंक्रीज होता है, इसलिए जो बॉडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंसेस को रीअब्जॉर्ब भी करना चाहती है और यूरिन की प्रोडक्शन भी करना चाहती है। तो इसलिए किडनीज़ की तरफ रेस्टिंग की कंडीशन में 1200 ml पर मिनट ब्लड जा रहा होता है, जबकि एक्सरसाइज की कंडीशन में बॉडी यूरिन फॉर्मेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही होती है, तो इसलिए जो किडनीज़ हैं उनकी तरफ एक्सरसाइज की कंडीशन में ब्लड सप्लाई 600 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से जा रहा होता है। इसी तरीके से जो स्केलेटल मसल्स हैं, चूँकि एक्सरसाइज की कंडीशन में उनका काम ज़्यादा होगा, तो रेस्ट की कंडीशन में उनका इतना काम नहीं होता है, इसलिए रेस्ट की कंडीशन में 1000 ml पर मिनट स्केलेटल मसल्स तक ब्लड जा रहा होता है, जबकि एक्सरसाइज की कंडीशन में 12,500 ml पर मिनट स्केलेटल मसल्स को ब्लड सप्लाई जा रही होती है।
स्किन की तरफ रेस्टिंग की कंडीशन में ब्लड सप्लाई 400 ml पर मिनट जा रही होती है, जबकि एक्सरसाइज की कंडीशन में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी जो स्किन है वो सुर्ख हो जाती है, रेड हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि स्किन की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो नॉर्मल हालात की निस्बत ज़्यादा हो जाती है, 1900 ml पर मिनट हो जाती है। इसी तरीके से जो विज़रा है, मतलब कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, जिस तरीके से स्टमक है, इंटेस्टाइन्स, लिवर वगैरह, तो रेस्टिंग की कंडीशन में चूँकि हमारा ज़्यादा फोकस डाइजेशन पर होता है, इसलिए रेस्टिंग की कंडीशन में विजुअल ऑर्गन्स तक ज़्यादा ब्लड हम जा रहा होता है 1400 ml पर मिनट, जबकि एक्सरसाइज की कंडीशन में जो डाइजेशन वगैरह है उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है, इसलिए विजुअल ऑर्गन की तरफ एक्सरसाइज में 600 ml पर मिनट ब्लड जा रहा होता है। ब्रेन की तरफ दोनों सिचुएशंस में, मतलब रेस्टिंग कंडीशन में भी और एक्सरसाइज की कंडीशन में इक्वल ब्लड सप्लाई जा रही होती है 750 ml पर मिनट, जबकि जो कुछ और हमारे ऑर्गन्स हैं तो उनकी तरफ भी रेस्टिंग की कंडीशन में ब्लड सप्लाई ज़्यादा जा रही होती है, और जो एक्सरसाइज है उसकी कंडीशन में ब्लड सप्लाई कम कर दी जाती है। तो अगर हम देखें तो टोटल रेस्टिंग की कंडीशन में हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई जा रही होती है 5600 ml पर मिनट, जबकि यही ब्लड सप्लाई एक्सरसाइज की कंडीशन में ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि 17,500 ml पर मिनट। तो यहाँ से ये बात हमें समझ आ जाती है कि हमें वेजो कंस्ट्रिक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है या वेजो डायलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कभी कभी किसी ऑर्गन की तरफ किसी कंडीशन में ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत हमें पड़ती है क्योंकि उसका काम उस सिचुएशन में ज़्यादा होता है, और उसी ऑर्गन का किसी और सिचुएशन में काम कम होता है, वो मेटाबॉलिकली इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, इसलिए उसकी तरफ फिर हम वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा कर जो ब्लड सप्लाई है तो वो कम करवा देते हैं। अब हम समझते हैं रोल ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज। इससे पहले हमने ये कंसेप्ट स्टडी किया कि जो आर्टरी है उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस बन जाती है, उसको हम आर्टरियोल्स कहते हैं। फिर आर्टरियोल्स छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, उससे कैपिलरीज बन जाते हैं, और जो कैपिलरीज है वो आपस में यूनाइट होकर वेन्यूल्स बनाते हैं, और वेन्यूल्स आपस में कंबाइन होकर वेन्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ और पॉइंट्स भी समझने हैं। जो मेन आर्टरियोल है तो वो छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और उन छोटी ब्रांचेस को हम बोलते हैं मेटा आर्टरियोल्स। फिर ये जो मेटा आर्टरियोल्स है ये आगे जाकर एक मेन ब्रांच में और मज़ीद छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तो जो मेन ब्रांच है उसको हम बोल रहे होते हैं थोरोफेयर चैनल, और जो इस थोरोफेयर चैनल के साथ ये छोटी छोटी पाइप्स हैं इनको कहा जाता है कैपिलरीज। तो जो ब्लड है वो पहले आर्टरियोल में आता है, फिर मेटा आर्टरियोल्स में आता है, फिर थोरोफेयर चैनल्स, और फिर यहाँ से ये कैपिलरीज में जाता है। लेकिन कैपिलरीज में जाने के लिए यहाँ पर इनको एक बेंड की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, उनका ऑर्डर मिलना चाहिए। जहाँ से ये थोरोफेयर चैनल से ये कैपिलरी वाली ब्रांच अराइज होती है, यहाँ पर आपको ये रबड़ बैंड की तरह का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम बोल रहे होते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर एक्चुअली में स्मूथ मसल होता है, ये एक बेंड की तरह का स्ट्रक्चर होता है। जब ये ओपन हो जाएगा तो इट मीन के जो कैपिलरी है उसमें ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगी, और अगर ये बंद है तो इट मीन के ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द कैपिलरी नहीं परफॉर्म हो रही होगी। फिर उस टाइम क्या होगा, जब ये बंद होगा ब्लड डायरेक्ट आर्टरियोल्स और फिर मेटा आर्टरियोल्स और फिर इस थोरोफेयर चैनल से वेन्यूल्स और वेन्यूल से वेन वाले पोर्शन में आ जाएगा। मतलब ये इस पाइप्स में इन छोटी छोटी ब्रांचेस में नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है जो इस फ्लो को आगे ले जाने के लिए, मतलब कैपिलरीज में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो बंद होता है उस टाइम। Arterioles supply blood to each capillary network. Blood then flows through the capillary network and in through the venules. हमने ये पढ़ा कि जो arterioles है वहाँ से blood capillary network में आ जाता है और फिर capillary network से venules में आ जाता है। Blood flows from arterioles through meta arterioles. तो arteriole से meta arterioles में आ जाता है। From a meta arteriole blood flows into the thoroughfare channels. Several capillaries branch from the thoroughfare channels. जो थोरोफेयर चैनल्स हैं तो वो मेटा आर्टरियोल्स की आगे वाली पाइप को कहा जाता है, मेन ब्रांच को कहा जाता है, और इससे छोटी छोटी ब्रांचेस एराइज हो रही होती है इस थोरोफेयर चैनल से, जिसको हम बोल रहे होते हैं कैपिलरीज। फ्लो इन दीज कैपिलरीज इज रेगुलेटेड बाय स्मूथ मसल सेल्स विच आर कॉल्ड एज प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स विच आर लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ ब्रांचेस। इस थोरोफेयर चैनल से जो कैपिलरी की ब्रांच एराइज हो रही है तो यहाँ पर बेंड की तरह का स्ट्रक्चर है जो एक्चुअली में स्मूथ मसल है, और ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कहलाता है।
दिस स्फिंक्टर कैन ओपन एंड क्लोज द एंट्रेंस टू द कैपिलरी। जब ये ओपन हो जाएगा तो ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगी कैपिलरी में, जब ये क्लोज हो जाएगा तो ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगी, कैपिलरी की तरफ ब्लड नहीं जाएगा। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स आर नॉर्मली आइदर कम्प्लीटली ओपन आर कम्प्लीटली क्लोज्ड। ये नहीं हो सकता कि आधे खुले हैं और आधे बंद हैं, या तो इन्होंने पूरा का पूरा ही खुलना है और या इन्होंने कम्प्लीटली क्लोज होना है, मतलब या तो ब्लड सप्लाई जाएगी या नहीं जाएगी। ये नहीं हो सकता कि जो कैपिलरी बेड है, कैपिलरी नेटवर्क है, उसमें कम ब्लड सप्लाई जा रही है। एंड द डिग्री ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द मेटा आर्टरियोल्स ऑल्सो वेरीज। और ये जो मेटा आर्टरियोल्स हैं इसके अंदर तो खुद के कोई भी जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स है वो नहीं लगे, मतलब इसके अंदर कोई भी स्मूथ मसल्स के बैंड्स नहीं लगे हुए हैं, लेकिन ये जो मेटा आर्टरियोल्स है ये भी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कॉन्स्ट्रिक्ट होने की एबिलिटी रखता है, या जो डायलेट है मतलब वेज़ोडाइलेशन उसकी एबिलिटी रखता है। द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स एंड द मेटा आर्टरियोल्स often open and close cyclically several times per minute, with the duration of the open phases being about proportional to the metabolic needs of the tissue। अब जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो हर टाइम तो बहुत तेज़ मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहे होते हैं, कभी कभार उनको मेटाबॉलिज्म ज़्यादा करनी पड़ती है, कभी कम करनी पड़ती है। तो जब टिश्यू मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो इट मीन कि उसकी जो ब्लड डिमांड है वो भी ज़्यादा है, उस टाइम हमें जो आर्टरियोल्स हैं या जो मेटा आर्टरियोल्स हैं इनको हमने वेज़ोडाइलेट रखना होता है, और जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं इनको हमने ओपन रखना होता है ताकि ब्लड पूरे के पूरे जो जाल है उसमें बिछ जाए और जो टिश्यू है उस तक ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो, ताकि उसको मेटाबॉलिज्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मिल सके। लेकिन अगर जो टिश्यू है उसकी ब्लड डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब वो मेटाबॉलिकली इतना एक्टिव नहीं है, तो इट मीन्स कि उस टाइम उसको ब्लड ज़्यादा नहीं चाहिए। उस टाइम हमने क्या करना होगा, हमने आर्टरियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना होगा, हमने मेटा आर्टरियोल्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना होगा, और जो थोरोफेयर चैनल है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। लेकिन जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है उस टाइम वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। जो टिश्यू है उसमें एक इनडायरेक्ट वे में ही, मतलब कि आर्टरियोल से मेटा आर्टरियोल्स और थोरोफेयर चैनल और फिर वेन्यूल और फिर वेन के अंदर ब्लड सप्लाई होगा। जो बीच वाले चैनल्स हैं मतलब कि कैपिलरी बेड उस तक ब्लड नहीं जाएगा, क्योंकि उस टाइम टिश्यू को इतने ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द साइक्लिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज कॉल्ड एज वेज़ोमोशन। तो इस प्रोसेस को कि जिसमें हमें ज़रूरत के मुताबिक इन स्फिंक्टर्स को ओपन करना पड़े और ज़रूरत के मुताबिक हमने इनको बंद करना पड़े, इसको हम बोलते हैं वेज़ोमोशन। तो ये हमने आज के लेक्चर में कंसेप्ट स्टडी किया वेज़ोडाइलेशन का, वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन का कब होती है और इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हमने स्टडी किया वेज़ोमोशन को।